सो गुड मॉर्निंग। अब तक जो हम लोग डिस्कस किए थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो टुडे विल फिनिश इट अप द पोर्शन ऑफ spectroscopy analysis, that is infrared spectroscopy. We have discussed about this different vibrations, stretching vibrations, bending vibrations, then infrared spectra, then some effects, some coupling effects, then resonance effects, overtone bands, combination bands, किया था ना डिस्कस ये सब। फर्मी रेजोनेंस, कपल वाइब्रेशन, कपल वाइब्रेशंस, और जो डिफरेंट जो फंडामेंटल, कौन सा फंडामेंटल वाइब्रेशंस है, कौन सा जो है सेकेंड और थर्ड वाइब्रेशंस लेवल्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कुछ कुछ जो है इफेक्ट्स है, कोई भी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट उसका केमिकल फीचर्स जो रहता है, बॉन्डिंग करेक्टर्स, उसका डिफरेंट फंक्शन, उसका कुछ कुछ इफेक्ट्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबका इफेक्ट्स कुछ जो है आईआर के ऊपर, आईआर एब्जॉर्प्शन के ऊपर सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर वन पिक्चर, फर्स्ट फोटोग्राफ। just hold on. Is it visible? not now, sir. Now visible ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो first of all these are we'll be studying that conformational isomerism, means effects of conformational isomerism on IR absorption. Okay, what is conformational isomerism? That is basically conformation isomers, वो क्या होता है? The isomers existing or isomerism at space, conformers differ at space, isomers differ at space. तो जो पिक्चर तुम लोग को दिख रहा है, तो दैट इज बेसिकली अल्फा हेलोकीटोन्स है, हेलोजेंस। तो उसका दो 3D आइसोमर्स अगर देखा जाए, एक तो इक्वेटोरियल, वन इज इक्वेटोरियल, देन अनदर इज एक्सियल। जो इक्वेटोरियल आइसोमर है उसको देखो, जो क्लोरीन, जो हेलोजन, जो क्लोरीन जो अटैच्ड है कार्बोनिल अल्फा पोजीशन में, कार्बोनिल ग्रुप का, तो वो उसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका आयर एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन का देखो, उसका एब्जॉर्प्शन, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो आयर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है और रेदर टू से वेव नंबर, दैट इज 1745, और एक्सियल का देखो 1725। व्हिच वन इज लोअर? सर सिर्फ हम लोग को यही दिख रहा है सर। क्या नहीं दिख रहा है? एक्सीएल का ही दिख रहा है सर। इक्वेटोरियल का नहीं दिख रहा है? तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है तब। नहीं सर। राहुल दिख रहा है? हेलो सर। हाँ राहुल दिख हेलो। रहा है? हाँ सर, पिक्चर पिक्चर दिख रहा है ना? हाँ सर। एक सेकेंड, एक थोड़ा सा फोन आ रहा है। हाँ सर। सर बोलिए। हाँ हाँ, ड्यूटी है, मैं एक्चुअली क्लास ले रहा था, तो क्लास लेके जा रहा हूँ सर। ठीक है ना? हाँ हेलो।
यस सर। हाँ रेहान, अभी देख रहा है पूरा पिक्चर क्लियर आ रहा है? सर सिर्फ हमको इक्विटोरियल दिख रहा है सर, इक्लिप्स दिख रहा है। अरे इक्लिप्स। उसका भी जो है उसका भी है। तो चलो मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो कि वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्लोरीन का जो है डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। हाइड्रोजन और एक्सीएल में क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का पोजीशन एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल में क्लोरीन जहाँ पे है और हाइड्रोजन एक्सीएल आइसोमर में जो है, आइसोमरिज्म में उसमें जो है वो हाइड्रोजन वहाँ पे रिप्लेस कर देता है, मतलब इंटरचेंज होता है उसका पोजीशन, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। तो यस सर। इक्वेटोरियल पोजीशन का जो है, इक्वेटोरियल में Yes, देखना उसका आयर एब्जॉर्प्शन का जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है दैट इज 1745 और एक्सीएल का है 1725। सो एक्सीएल पोजीशन का जो है उसका जो है Yes. थोड़ा सा लोअर फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। तो इसका कारण यही है, बेसिक रीजन इज दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो पता है ना? यस सर। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर रहेगा कोई भी मॉइटी में तो उसका वो हायर फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, तो इसलिए जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा सा हायर एब्जॉर्प्शन में होगा, और मतलब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, एब्जॉर्प्शन हायर फ्रीक्वेंसी में होगा। और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसमें जो है उसका लोअर फ्रीक्वेंसी में आएगा, जैसे कि एक्सेल पोजीशन में, ठीक है। Next, I'm sharing Yes, sir. one more thing. Another is that ortho-halogenated benzoic acids. इसमें देखो सेम थिंग है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ जो देखो बेंजीन मॉइटी में जो हेलोजेनेटेड सब्स्टिट्यूशन है ऑर्थो पोजीशन में दिख रहा है ना, जो एक एटम दिख रहा है। हेलो, यस सर। हाँ सर, हेलो। जो बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो पोजीशन में जो हेलोजन सब्स्टिट्यूशन है, जो हेलोजन एटम है उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप का हाँ, जो पोजीशनिंग है, ठीक है। एक है सीस आइसोमर जिसमें दोनों सेम साइड में है, ठीक है, और दूसरा ट्रांस। तो उसमें जो है ट्रांस वाला जो में जो है उसका फ्रीक्वेंसी और उसका एब्जॉर्प्शन किस में रहेगा, हाई में जाएगा कि लो में जाएगा कंपेयर टू सीस आइसोमर? सर हाई में जाएगा ना? कौन सा हाई में जाएगा ना? कौन सा हाई में जाएगा? सर इसका तो नेट डाइपोल रहेगा ना, ट्रांस वाले का। ट्रांस वाले का तो नेट डाइपोल रहेगा ना, सीस वाले का नेट डाइपोल नहीं होगा। मतलब नेट डाइपोल क्या, नेट डाइपोल चेंज नहीं होगा, ये बोलना चाहते हो? नेट डाइपोल चेंज तभी नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री जब रहेगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रांस किस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, कौन सा फॉर्म में, सीस या ट्रांस में? सीस पे ज्यादा होगा इंटरेस्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा सर। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका हाई में जाएगा कि लो में जाएगा? हाई। हाँ हाई सर। हाँ, तो सीस आइसोमर जो है हायर फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ज्यादा उसका। And another one I'm sharing with you. Just see this. You can see na the image. Yes sir. This is for vinyl ether. Just see the transform and cis form. cis form का frequency absorption frequency क्या है? 340.
सेंटीमीटर 1640 दिखा रहा है 1640 और ट्रांस का जो है हाँ सर 1620। सेम रीजन इसमें क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्म में 20 जो है थोड़ा सा कोप्लानरिटी इनहेंस होता है, इसलिए जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो विनाइल ईथर जो है ना, उसमें जो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड का डबल स्ट्रेचिंग बॉन्ड जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। इसलिए क्या है, क्योंकि उसमें वो रेजोनेंस करता है, ठीक है, ट्रांस में। लेकिन सिस में जो है ये रेजोनेंस कम होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर उस हिसाब से रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म का जो है उसमें जो है वो लेस फ्रीक्वेंसी में आता है कंपेयर टू सिस फॉर्म। दोनों का ही जो सीसी स्ट्रेचिंग है और सीओ जो सीओ स्ट्रेचिंग, दोनों का ही जो है स्ट्रेचिंग जो है लेस फ्रीक्वेंसी में आएगा। क्लियर? यस सर Now another example I am showing. This is a structure of benzyl acetone. Just to see the same thing here, the carbonyl stretch देखो उसमें भी जो बेंजाइल एसीटोन में ट्रांसफॉर्म में जो है that is less compared to cis form. Clear? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो है कोप्लानरिटी एनहांस होता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर रेंज में आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो सर, हेलो। हाँ, यस सर। इज इट क्लियर ना? यस सर। Okay, now we will discuss effects of hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonds क्या है? What is hydrogen bonds? Hydrogen bonding? सर जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो अट्रैक्शन होता है सर, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो मतलब पोलैरिटी डेवलप होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डेवलप है। हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है सर, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो सिंपल मान लो CH3OH मिथानॉल, हाँ, तो उसका जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है CH3C, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक कोवलेंट बॉन्डिंग है, देन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सर? हेलो। जो सिंपल जो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल समझ लो मिथानॉल, मिथानॉल का स्ट्रक्चर क्या है? CH3OH, यस सर। है ना? यस सर। तो CH3OH स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड में आता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। नहीं सर, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा तो वो तब होगा। और सेम मॉलिक्यूल में हो सकता है? सेम मॉलिक्यूल में तो नहीं होता है सर। सेम मॉलिक्यूल में नहीं होता है।
होता है सर, H2 में H2 तो होता ही है। हाँ, मतलब इंट्रा नहीं मॉलिक्यूल होता में, सर, इंट्रा नॉट इंटर मॉलिक्यूल, मैं पूछ रहा हूँ इंट्रा मॉलिक्यूल। हाँ जस्ट यू फाइंड आउट। इंटर मॉलिक्यूल होता है सर, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होता। इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सर वहां पे तो ऑलरेडी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन। अरे ठीक है, उस ऑक्सीजन के साथ छोड़ दो, अगर मान लो कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, मिथानॉल का बात छोड़ दो, जिसमें और भी सारा तुम्हारा ये सर मतलब समझ गया सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ हाँ सर समझ गया, होता है सर, होता है। होता है। अच्छा चलो यस सर। ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो उसमें जो है उसका इफेक्ट्स हम लोग क्या देखेंगे, इसका मेजर जो है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका जो है जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा है, ठीक है, जो मान लो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा, लेकिन ऑपोजिट वे में उसका बेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, द मेन इफेक्ट्स ऑफ द, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द मेन इफेक्ट्स ऑन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा is broadening of bands in the spectra along with the shifts of group frequencies। पहली बात समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल में रहेगा तो हाइड्रोजन रीजन है, हाइड्रोजन ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी रीजन है कितना का रेंज क्या है उसका, यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? याद नहीं है सर। सिंपल है, चार जो रीजन हम दिखाए थे हाइड्रोजन का, तो सर 1600 के आसपास 3300 के 2720 था ना, 3300 हाँ वैसा ही इन था बिटवीन सर। 3300 टू 2700, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का है। हाँ फिर ट्रिपल बॉन्ड का है 2200, फिर डबल बॉन्ड का है 18 से 1650 तक, और 1000 के 12 से 20 में जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अदर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भूल गए, चार जो मेन रीजन था हाँ सर, हाँ सर। तब। यस सर। ये सिंपल चीज है, इसको याद नहीं रखोगे तो आईआर कैसे याद रहेगा? ये चार रीजन एटलीस्ट मेमोराइज कर लो, अदरवाइज ये तो आईआर एकदम ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी कार्बोनिल का देखो तुम, बिटवीन 1800 टू 1650 में आ रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कह रहा हूँ, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो हाइड्रोजन का मैं वही कह रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बिटवीन 3300 टू 2700, इस रीजन में अगर उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाँ, तो वो पीक जो है बहुत ब्रॉडेन हो जाएगा। यस सर। और ब्रॉड हो जाएगा वो पीक, पहली बात। सेकेंड थिंग क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जो एक से एक्स मतलब मान लो ओ हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, जो भी हो, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन हो सकता है, तो जो भी हो, एक्स एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आर लोअर्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल एक्स एच बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज आर रेज्ड। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लो होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर तुम लोग को याद है, जो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक दिखाया था, शायद बेंजोइक एसिड का कोई था शायद, एक सेकेंड, मैं शायद शेयर किया था पहले, तो अभी फिर से मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ।
दिस इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इट्स वेरी ऑफन टू फाउंड। तो हाइड्रोजन इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इंटरमोलिकुलर जो है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके लिए जो है ये मैं जो कह रहा था कि इन बिटवीन 3300 to 2700 जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड का रीजन है, ठीक है, उसमें जो है एक ब्रॉड पीक आता है, उसमें वेरी ब्रॉड पीक। तो जो स्ट्रेचिंग फी है एक्सट्रीमली ब्रॉड है। तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर उसका आईआर स्पेक्ट्रा में उस रीजन में बड़ा सा पीक दिखता है, एब्जॉर्प्शन दिखता है, तो यू कैन से दैट उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इज अ characteristic of carboxylic acids absorption। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रहा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एक इफेक्ट देखें, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कंजुगेशन से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर वो रेजोनेट करेगा तो कोई भी स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा। अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर रेजोनेट करेगा तो उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा सर। डीलोकलाइजेशन होगा ना उसका इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। थिंग्स है, ये सब दिमाग में रख लो। और जो मतलब ऐसा कुछ बहुत कठिन चीज है नहीं इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टॉटोमर्स। ठीक है, टॉटोमर्स यू नो टॉटोमर्स। यस सर। दीज आर इंटरकन्वर्टिबल आइसोमर्स, है ना। इसका सेम मॉलिक्यूल में ही ये कन्वर्शन होता है। ठीक है, between keto form and enol form. In the image, the left one, that is number 1 is the keto form and number 2 is the enol form. ठीक है, तो इसमें कौन से फॉर्म में जो है इसका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, कीटो फॉर्म में या एनोल फॉर्म में। सर इनोल फॉर्म में डिक्रीज करेगा सर। क्यों इनोल फॉर्म में डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है सर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सर बैंड ब्रॉड होता है, बैंड ब्रॉड होता है। तो छोड़ो, मैं फ्रीक्वेंसी का कह रहा हूँ। अभी भी मैं बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है कम होगा और कम होता है, और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैं जब पूछ रहा हूँ तो वो एनल फॉर्म में कम होगा, है ना। यस सर। ओके, नाउ अनदर दिस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। दो इफेक्ट्स का नाम सुनो, एक इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड इज मेसोमेरिक इफेक्ट। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े तो है सर, अभी याद सर। रेजोनेंस की वजह से जो होता है सर भूल गए सर, पढ़े थे सर।
इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझाऊंगा? सर पढ़े हैं सर, अभी याद नहीं आ रहा। प्लस आई माइनस 12th में तो आई पढ़े थे प्लस कुछ। एम माइनस एम, हाँ यस सर, प्लस आई माइनस आई। हाँ, इलेक्ट्रॉन यस रिलीजिंग सर। ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यस सर अभी याद आ गया। अब यस याद आ सर। गया? अच्छा, यस सर। क्लास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? हाँ विथड्रॉइंग ग्रुप एंड रिलीजन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सर वो लोग होगा जिसमें सर पार्शियल पॉजिटिव आने का चांसेस है, और जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर, जैसे कि क्लोरीन है सपोज, हाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसके पास लोकल इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम्म, इलेक्ट्रॉन को देगा सर, स्ट्रक्चर को, जो भी स्ट्रक्चर है उसको देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जिसका ज्यादा होगा, रिलीजिंग। जैसे कि क्लोरीन, यस सर। हेलोजन 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 एटम्स जो है, यस। हाँ, तो Yes, sir. क्या हो, अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कोई कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग के जो है अपने तरफ खींचेगा, है ना, यस सर। दो इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसका जो है माइनस आई, यस सर। माइनस मतलब माइनस चार्ज डेवलप होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो Yes, sir. जिसका इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है उसमें जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जैसे मिथाइल ग्रुप में पॉजिटिव, जैसे कि मान लो, हाँ, मिथाइल ग्रुप मतलब मिथाइल जो कार्बन है, तो अगर वो चेन कोई, मतलब मान लो मिथाइल क्लोराइड ठीक है, लेकिन अगर वो जैसे चेन बढ़ेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। जितना चेन बढ़ेगा Yes, sir. उसका इफेक्ट कम होते जाएगा। और मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे दिखता है? अगर कोई अनसैचुरेशन रहेगा कंपाउंड्स में, ठीक है, अनसैचुरेशन मतलब क्या है? डबल चार्ज, ट्रिपल चार्जेस, उससे डबल बॉन्ड, पाई ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, इससे पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अच्छा है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो है शिफ्टिंग होता है, ठीक है, तो दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, दीज आर ऑपोजिट इन नेचर व्हेन इट कम्स टू द मींस कम्स अंडर कंसीडरेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अगर इससे पहले मैं एक बेंजिल क्लोराइड का दिखाए थे एक एग्जांपल, ठीक है, जो बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड में जो है उसका जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑलमोस्ट 1775 है, ठीक है, तो 1775 है, तो उसका जो है, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको जो है इनहांस करेगा, क्योंकि वो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, तो वो और भी जो है डबल बॉन्ड जो है क्या करेगा, डबल बॉन्ड जो है इंक्रीज होगा इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि कार्बन ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीजन कार्बन में जो डाइपोल मोमेंट्स है और जो चार्ज डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यस सर। ठीक है, इसलिए अगर इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, अगर उसका अगल बगल में जो एटम है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, उसके चलते हुए कार्बोनिल ग्रुप का जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर ऐसा हो कि उसके साथ क्लोरीन की जगह दूसरा कोई ऐसा एटम रहे जो जैसे कि नाइट्रोजन हो जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा, तो क्या होगा, कार्बन का जो है प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है उसमें कम हो जाएगा। तो इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट अगर रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है कम होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग और भी एटलीस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई मॉलिक्यूल में प्लैनेट मतलब सिमेट्री रहेगा तो वो कोई आ जाए एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम मीथेन, उसमें क्या है कि वो एक उसमें जो है हर एक का जो है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो उसका जो है कोई अलग से तुम्हें ये नहीं मिलेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी पिक्चर में देखो, इसमें जो है डाइक्लोरोइथिन का एक
स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें जो कोई नेट डाइपोल चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर में अगर मतलब प्लेनरिटी रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो वो एब्जॉर्प्शन उसका जो है नहीं शो करेगा, ठीक है। सर समझ में नहीं आ सकता। अब ये पिक्चर को, इमेज को देखो, देखो, हेलो हेलो, इस इमेज को देखो, इमेज हट गया सर, अभी आएगा सर। आया नहीं अभी तक? हाँ आ गया सर। आ गया ना? यस सर। एक है इथिन, एक है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। यस सर। ब्यूटीन क्यों ना? ये जो मतलब आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, ये तो आइडिया है ना यस सर। कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है? हाँ सर, आइडिया। यस सर पता है। तो ठीक है, तो दोनों में ही जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए दोनों का ही कोई एब्जॉर्प्शन वो शो नहीं करेगा, ये भी करेगा तो बहुत ही वीक, दैट इज डिफिकल्ट टू स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा कि दोनों ही जो, जैसे कि दोनों एक ऑपोजिट मिरर इमेज लगेगा, ठीक है, मतलब दो साइड में जो दो जो पोर्शन होगा सिमेट्री के, मतलब लेफ्ट एंड राइट में, देखो दीज आर बेसिकली मिरर इमेजेस, शोइंग लाइक मिरर इमेजेस, है ना? सर क्यों नहीं शो कर रहा सर? नेट डाइपोल चेंज कहाँ होगा? होगा? नहीं होगा सर। तब कैसे शो करेगा एब्जॉर्प्शन? क्लियर? यस सर। Now we will discuss just lastly that spectrophotometer, about spectrophotometer, ठीक है। तो दो टाइप का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब हम लोग की जानकारी में है, मतलब पहले जो यूज होता था कि वन इज डिस्पर्सिव, कन्वेंशनल डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ दिस कन्वेंशनल डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें क्या है, देखो इन डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, एक सैंपल बीम है, दूसरा रेफरेंस बीम है, ठीक है, एक IR सोर्स है, उसमें जो है वो क्या है कि एक टोटल जो है IR एब्जॉर्ब, मतलब जो वेवलेंथ है, हाँ, उसका रेंज में वो सेंड करता है, एक सैंपल में जाएगा, एक रेफरेंस में जाएगा, ठीक है। सैंपल बीम में क्या रहेगा, उसमें सैंपल सेल में जो है सैंपल रहेगा, और रेफरेंस बीम में सिर्फ रेफरेंस सेल में सिर्फ जो है सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो कोई भी सॉल्वेंट का अगर कोई इफेक्ट्स है उसको नॉलिफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक रोटेटिंग मिरर है, रोटेटिंग मिरर जो मोटर से रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिवली पास करता है, एक बार सैंपल को पास करेगा, एक बार रेफरेंस को पास करेगा, ठीक है। फिर वो मोनोक्रोमेटर में जाएगा, फिर जाके वो डिटेक्टर, देन चार्ट रिकॉर्डर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सिंपल और कन्वेंशनल डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। Why it is called dispersive? Because it disperses light into all different frequencies and measures them individually. Because it disperses all the wavelength, light into all the wavelength and measures them individually. That is called dispersive IR spectrophotometer. This is a simple IR spectrophotometer. Another one is there, that is called FTIR. Have you heard the name FTIR? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. This is FTIR. इसमें क्या है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इनफैक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें भी एक IR सोर्स है, ठीक है, एक बीम स्प्लिटर है, ठीक है। और देखना हो, जो एक डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम दिख रहा है ना,
यस सर। हाँ, उसमें देखना है कि लिखा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक यूनिट है। लिखा हुआ उसमें क्या है, दो मिरर यस है, सर। एक जो है फिक्स्ड मिरर है और एक है मूविंग मिरर। जो मूविंग मिरर है वो मूव करता है थ्रू लेजर बीम, ठीक है। और फिक्स मिरर तो फिक्स है, और एक बीम स्प्लिटर है जो स्प्लिट करके एक बार फिक्स मिरर के तक भेजेगा लाइट, और दूसरे सेकेंड टाइम वो मूविंग मिरर की तरफ भेजेगा, ठीक है। जो बीम स्प्लिटर है ऑल्टरनेटली क्या करेगा, एक बार फिक्स मिरर की तरफ भेजेगा, सेकेंड टाइम जो है मूविंग मिरर की तरफ भेजेगा, ठीक है। जो मूविंग मिरर है तो उसका जो पाथवे है वो उसका जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, हर वक्त। तो इसमें क्या है, तो थोड़ा सा मतलब तुम लोग को समझना पड़ेगा, एक आउट ऑफ फेज होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी कार्व देखोगे, सेम फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों ए और बी कार्व जो है, मतलब वो सेम क्या है, वो सेम रोटेट कर सकता है, जैसे कि, लेकिन उसका जो है जब वो उसका पीक हाई जाएगा दूसरे का बेस में आएगा, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन बना के चलता है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। और इन विथ फेज क्या है कि जब वो सेम मतलब पीक में जाएगा और फिर सेम वे में वो नीचे आएगा, मतलब एक साथ प्रोपागेट करेगा, तब वो फेज में करता है। और जब वो अलग अलग में प्रोपागेट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी का, ये जो है जैसे कि साइन कर्व होता है ना फ्रीक्वेंसी का, जो लाइट का जो पास करता है प्रोपागेशन, वो जो है आउट ऑफ फेज हो जाता है। तो आउट ऑफ फेज जब होगा, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि द टू बीम्स जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आउट ऑफ फेज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। इससे क्या है कि ऑल जो वेवलेंथ है, आयर्स वेवलेंथ है, बहुत कम समय में जो है वो स्कैन होता है कंपेयर टू डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एक्चुअली टाइम डोमेन में है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रीक्वेंसी में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। ये टाइम डोमेन में रहता है इंटरफेरोग्राम, लेकिन उसके बाद जो है उसको एफटी मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। ये कंपेयर टू कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जो है बहुत फास्ट स्कैन करता है, एट ए टाइम बहुत फास्ट करता है स्कैन, और एक्यूरेटली मतलब मेजर करता है फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दैट इज नाउ वाइडली यूज्ड। डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अभी उतना यूज नहीं होता है। ये हो गया सिंपल, दो स्पेक्ट्रोमीटर का सिंपल प्रिंसिपल। इसका और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम लोग मतलब तुम लोग बाद में बुक्स में जब डिस्कस करोगे उसमें देखने का, उसमें और भी कुछ प्रिंसिपल्स है। तो फिलहाल इतना ही जानना है। और अभी जो है लास्टली के जो जैसे कि सैंपल कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें जो है कोई भी स्पेक्ट्रोमीटर में जो सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड का प्लेट यूज होता है, ठीक है। अगर लिक्विड सैंपल हो तो उसको उसमें स्क्वीज कर देंगे, कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। लिक्विड सैंपल हो तो दोनों प्लेट के अंदर में जो है, दोनों प्लेट में बीच में जो है उसको स्क्वीज करके उसका उसमें जो है एब्जॉर्प्शन दिखा जाता है, जो आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज है वो उसको पास किया जाता है। और सॉलिड सैंपल होगा तो उसको क्या है, उसको जो है कुछ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। इन लोग का क्या है, इन लोग कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है दिस सॉल्वेंट्स। क्यों शो नहीं करेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो चाहे डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, हाँ, क्योंकि इसका ये सब कंपाउंड्स का क्या है, इस सब सॉल्वेंट का, इसमें कोई नेट डाइपोल चेंज नहीं है ना। तो ये सॉल्वेंट जो है इसमें डिसॉल्व करके सॉलिड सैंपल को जो है थोड़ा सा पहले जो है उसको मान लो ग्राउंड किया जाता है, उसके बाद उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका दोनों जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड का प्लेट के बीच में उसको स्क्वीज करके उसमें देखा जाता है, ठीक है। So this is basically a simple briefing about this spectroscopy. Any doubt? Any question? सर ये बुक का सर अगर जो इम्पोर्टेंट पेजेस है सर उसका फोटो करके अगर भेज देते सर हम लोग पढ़ लेते एक बार। ठीक है, मैं अभी तो सर कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। ये जो है मैं फिर से कोई
PDF बना के तुम लोग को या फिर कोई ये करके मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अभी तो तुम लोग को अभी नहीं मिल रहा है बुक्स यस सर। खरीदने के लिए, ऑनलाइन नहीं परचेस नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि कितना सर टोटल। हमारे यहाँ तो डिलीवरी नहीं है। अच्छा, नहीं थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये बुक पढ़ना बहुत मतलब जरूरी है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा यस जितना भी सर। तुम लोग को वो उसका इमेज करके भेजने के लिए, जैसे कि मैं बाकी GCLC का जितना PPT बना के भेजे थे वो सब कुछ स्टडी किए हो या फिर ऐसे ही पढ़ा? यस सर। यस सर, नहीं सर पढ़ा था सर। ठीक है, तो मैं बाद में इसको शेयर करूंगा, अगर कोई डाउट रहेगा फिर यू कैन फील फ्री टू आस्क। हाँ, यस सर। यस ओके ओके देन, यस थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर।